अब क्या हुआ, 14 राज लोक की संपूर्ण बात हो गई। हाँ, अब कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। अब है ही कितना सा, पूरा लोक जो है 14 राज लोक ही तो है। अरे ये बात ख्याल में आपको, पूरा लोक ही 14 राज लोक है। अब इसके अंदर जब ये व्यवस्था ही नहीं है कहीं पर भी, ये ऊपर का ऊर्ध्व लोक हो गया, ये 7 राज लोक है, और ये सेंटर पोर्शन यहां पर आप गिनिए। अब यहां से नीचे जाइए साहब, तो यहां पर ये नीचे अधोलोक हो गया, ये ऊपर का ऊर्ध्व लोक हो गया, ये भी 7 राजलोक है। बस ये सिर्फ बीच का भाग जो है इसको छोड़ दिया, सेंटर पोर्शन। अभी मैं उसको गणित कर रहा हूं, तो क्या बात हो गई, 7 राजलोक उभर, ये ऊर्ध्व लोक का दूसरा नाम क्या है, देवलोक। तो यहां पर कहीं पर भी कोई दिन रात होता ही नहीं है, क्योंकि वैसे इन 5 विशेषणों वाली कोई गति वहां पर कभी संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही नीचे अधोलोक में 7 नरक लोक के अंदर जो है, अब यहां पर भी कोई ऐसी गति करने वाला इन 5 विशेषण वाला कोई नहीं है। तो 7 नरक क्षेत्र के अंदर अधोलोक में भी दिन रात की काल गणना की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे ये बात जो है, 7 नरकों के अंदर, चोरड़े जी इधर ध्यान रखो, 7 नरकों में जब डे नाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। और वो भी कैसा अंधेरा है, परमानेंट अंधेरा है। आपके लिए मैं इंग्लिश शब्द यूज कर रहा हूं, परमानेंट, और महावीर स्वामी की लैंग्वेज में बोल दीजिए, त्रिकाल नित्य शाश्वत रूप से हमेशा ही अंधकार है। देयर इज नो स्कोप ऑफ लाइट एंड प्रकाश या डे नाइट, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सातों साथ में। ध्यान रखिए। हाँ राहुल जी, आपको डाउट हो गया, पहली बात मुझे लगा। अब यहां पर जो दिन रात की व्यवस्था नहीं है, उसका क्या करेंगे हम? दिन रात की, डे नाइट की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। वैसे ही डे नाइट की व्यवस्था का प्रकाश देवलोक में नहीं है। हाँ, अब देवलोक के देवता जो है वो वैक्रिय लब्धिधारी है, तो उन्होंने अपने लिए वहां प्रकाश की व्यवस्था बनाई है, वो बात अलग है। सबने अपने 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 महल में, वहां पैलेस है ना सबके, तो वहां अपने अपने तरीके से सबने व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस व्यवस्था से काल मापन नहीं होता है, और उस व्यवस्था से डे नाइट नहीं हो रहा है। जब हम कॉस्मोलॉजी की स्टडी करेंगे ना, तब मैं ये क्लियर करूंगा। अभी किसी को फट से शंका हो गई और पूछने लग जाओगे, मैं उधर समझाने लग जाऊंगा, तो ये कंसेप्ट चला जाएगा। हमारा जो कंसेप्ट हमने क्या लिया है, टाइम, काल गणना। तो काल गणना के लिए हमें ऐसी गति चाहिए, और वैसी गति करने वाला कौन है? तो ये बात दोनों ही पूछ गई, समझे कि नहीं? तो जहां पर भी ऐसी गति वाला और ऐसा गति करने वाला माध्यम साधन नहीं होगा, बात डे नाइट नहीं होगी, बात पूरी हो गई। अब इधर देखिए आप, ये 14 राजलोक आपने देख लिया। अब ये जो 14 राजलोक का इतना बड़ा है, ये भी क्षेत्र जो है तिरछा श्लोक के बीच में, ये क्षेत्र है तिरछा लोक। अब यहां पर भी जो है प्रकाश है, पूरे तिरछा लोक। ये कितना है माप, एक राजलोक का ये चौड़ाई है ना, ऐसे ही ये चौड़ाई इस तरह से, एक राजलोक मतलब कितना हुआ, असंख्य योजन हुआ। लेकिन इधर देखना ध्यान से, अब इतने से क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था है, बस। बरोबर आया, ध्यान में आया? ये क्षेत्र कौन सा है, ये सिर्फ मनुष्य क्षेत्र है। ये वाला जो है यहाँ का क्षेत्र जो है, ये मनुष्य क्षेत्र है, और मनुष्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन।
अभी देखिए इधर मैंने क्या कहा था, ये क्षेत्र यहां से यहां तक असंख्य योजनों का क्षेत्र है। उस असंख्य योजनों का एक राजलोक हुआ। इतने असंख्य योजनों में से सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन वाले 2.5 द्वीप समुद्र वाले मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था है। इसके सिवाय कहीं पर भी है। ये समझते जाइए, बरोबर ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, 14 राजलोक तो कितना हो गया भाई साहब। जब एक राजलोक ही असंख्य योजन प्रमाण है तो चोरडिया जी, अब आपको असंख्य योजनों के साथ आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये अभी काल का विषय चल रहा है। जितने भी सीए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि या तो बाहर से अमेरिका से कोई सुपर कंप्यूटर मंगाना, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर मंगाना कि जिसमें 50 डिजिट तक कैलकुलेशन हो सके, तब यहाँ गणित करेंगे तो ये सब समझ में आएगा सब। तो अब ये कितना प्रमाण हुआ 14 राजलोक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप समुद्र 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही ऐसी 5 विशेषणों वाली गति है, गति कारक है। उनके कारण ही काल की गणना होती है, उनके कारण ही दिन रात होते हैं। बाकी दुनिया में पूरे कॉस्मोस में कहीं नहीं। देखिए साहब, दिन रात कहाँ होंगे, दिन रात करने वाले कारक जो है वो भी इधर ही है, और निरंतर गति वाले वो भी इधर ही है। तो जहां होंगे उसी क्षेत्र में काल का मापन होगा। बाकी जगह पर दिन रात भी नहीं होंगे और काल की गणना भी नहीं होगी। अब मैं क्या कहता हूं, आप कल खुद मॉर्निंग वॉक में चलिए और मॉर्निंग वॉक में आप गति करते जाइए और आपका किलोमीटर मापते जाइए या फीट मापते जाइए। आपका मापन किस तरह से आप करेंगे। और लेकिन ध्यान रखिए, एक मेजरमेंट के चरण का अंतर पड़ना चाहिए कि क्षेत्रीय मापन पद्धति और काल मापन पद्धति। आपके पैदल चलने से काल व्यवस्था नहीं बैठेगी, क्योंकि आपके पैरों की गति इन 5 विशेषणों वाली नहीं है। नियत गति नहीं है, निरंतर गति नहीं है, नियति जन्य गति नहीं है, त्रिकाल नित्य शाश्वत गति नहीं है, अखंड गति नहीं है। ये सारे विशेषण में बार बार बोलूंगा तो टाइम जाएगा। आप पहले ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये चोरडिया जी कलकत्ता से बंबई तक चले तो ये क्षेत्र मापेंगे, ये काल गणना नहीं बैठा सकते हैं। अरे बात ख्याल में, क्षेत्र मापन क्या है, भूमि अंतर है जिस पर आपकी गति है। आप भूमि पर गति कर रहे हो तो यहाँ पर क्या नियम लगना चाहिए, यहाँ पर कोई भूमिगत गति नहीं करने चाहिए। ये भले ही 2.5 द्वीप क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है, कोई क्षेत्रीय मापन पद्धति से काल गणना नहीं होगी। मैं क्यों इस बात पर जोर दे करके बार बार ये बात कर रहा हूं, कालास्तिकाय नामक स्वतंत्र कोई द्रव्य नहीं है और फिर भी हमको काल को द्रव्य के रूप में बैठाना है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, शब्द बरोबर ध्यान में रखना। 5 ही अस्तिकायात्मक द्रव्य है, काल अस्तिकायात्मक द्रव्य नहीं है। फिर भी काल को मापक साधन बना करके द्रव्य की संज्ञा देनी है, तभी हम जो है षड द्रव्य बोलेंगे, लेकिन षडास्तिकाय नहीं बोलेंगे। अस्तिकायात्मक 5 ही द्रव्य बोलेंगे। छठे काल को हम मापक द्रव्य कहेंगे, लेकिन अस्तिकाय आपने अस्तिकायात्मक द्रव्य के रूप में काल नहीं है। अब हमको काल खड़ा करना है। अरे ख्याल में, काल हमको तैयार करना है, खड़ा करना मतलब बनाना है। वो हम बनाएंगे किससे, गति कारक निमित्त से बनाएंगे। तो उसके लिए पहले गति ऐसी चाहिए।
और वो ऐसी गति करने वाला कौन है? ऐसी गति करने वाला जो होगा उसी के कारण ये बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। मेरे आपके चलने से काल गणना नहीं चलेगी, क्योंकि वो अखंड धारा में चलनी चाहिए। एक भी रत्ती भर उसमें कम ज्यादा होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसी अखंड धारा वाली नियत गति करने वाले अब पूरे 14 राजलोक में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य चंद्र है। बस अब इतनी बात घूम घुमा कर इतने दिनों के बाद यहाँ पर आए। अब मेहता जी आप सूर्य चंद्र की गति पर ये पांचों एडजेक्टिव वाले विशेषण बैठा करके सेंटेंस बना के लिए, अब बात कहाँ आ गई ये देखना है आपको। ये तो ऊर्ध्व लोक हो गया। अब ऊर्ध्व लोक है कितना है? ये 7 राजलोक है। तो ये 7 राजलोक यहां से गिनना शुरू करिए और आपको यहां लाना है, यहां तक लाना। अब इसके बीच में सिर्फ आप इतना ही छोड़ना है और फिर 7 राजलोक नीचे जाना है। 7 राजलोक नीचे गए कि वो नरक का क्षेत्र है। अब ये जो बीच में छूटा है इधर देखिए ध्यान से, तो ये प्रमाण कितना हुआ है उसको हम हिसाब से गणित में समझ लेते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से ये सेंटर अगर हम पकड़ते हैं, सेंटर के लिए शास्त्र में इसको नाम दिया है समभूतला समतला भूमि। तो ये जो मेरू पर्वत का लास्ट भाग सेंटर आया, तो यहाँ से 900 योजन तो ऊपर जाना है। ये अंतर हो गया यहाँ तक 900 योजन, और ये नीचे गए तो यहाँ तक 900 योजन हो गया। तो ये और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 1800 योजन है। अब ये 1800 योजन जो है ये, क्योंकि जब 7 और 7 पूरे हो गए तो दोनों के बीच का सेंटर जो बना है वो ये सेंटर भाग आया है। अब यही मध्य लोक का भाग बोलेंगे हम। इसी को आप तिरछा लोक बोलेंगे, लेकिन तिरछा लोक तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा गिनेंगे, वो कितना हो जाएगा? असंख्य योजनों का हो जाएगा ये गैप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है। अब लेना किस में से इतना जो हमने अभी लिया है, इसकी बात कितने की थी? सिर्फ 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। अब ये है योजन शब्द महावीर स्वामी का है। उस जमाने में महावीर स्वामी ने जो दिया है वो योजन शब्द है। अब यहाँ पर जो देखा आपने अंतर, तो क्या हो गया? अब इधर जो गति करने वाले हैं उनको ढूंढ निकालना है साहब। ये माप आया तो इसके ऊपर तो कोई नहीं जाएगा। ये है इनकी गति यहाँ हो गई, समझेंगे नहीं। अब यहाँ जितनी गति करने वाले जो होंगे उसके कारण दिन रात इतने ही प्रदेश में होगा। अब ख्याल में आ रहे हैं साहब? दिन रात जो है वो इतने ही प्रदेश में होगा। इधर देखिए, अब इसके बाद ये बाहर का क्षेत्र, इधर का ये बाहर का क्षेत्र, किधर भी दिन रात की व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ गए शैलेश जी? बोलिए साहब। अब गया कि गति करने वाले हैं। अब इनको पांचों एडजेक्टिव बैठा करके इनकी गति के आधार पर गणन करके काल कैसे बैठाना, ये होमवर्क सबको करना है। अब मैंने 14 राजलोक के अंदर कहाँ, क्षेत्र, स्थान, गति, वो सब कारक बता दिए। अब हमको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, काल गणना कैसे होगी, उस आधार पर आना है। काल गणना इज ए डिफरेंट टॉपिक एंड दिन रात, डे एंड नाइट इज ए टोटली डिफरेंट टॉपिक। ध्यान रखना, दिन रात का कारक जो है वो अलग तत्व है। अब उसकी गति के आधार पर हमको मापन करके गणना करके काल बैठाना है। आप लोग सोचना, बहुत मैंने अभी प्रश्न नहीं पूछा, इसका उत्तर मत देना। दिन रात होना अलग व्यवस्था है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन अब काल का मापन कैसे करें, क्योंकि हमको सबको काल चाहिए। कल कोई पूछेगा आपको, हाँ साहब आपका आयुष्य कितना हुआ, आपने कैसे गिना?
तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी डिटेल और पूरी डिटेल करने वाला। खैर मैं भी समझता हूँ भाई साहब, क्या करूँ, समय तो जरूर जाता है, घड़ी तो बहुत फास्ट जाती है, लेकिन थोड़ा सा सबको बुलाने की कोशिश, पूछने की कोशिश, सब लोग अपने, मुझे ख्याल आना